अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बढ़ते हैं आज अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है इश्क इबादत, तो इसके राइटर हैं ज़ारा कासिम आगा। ये क्या हुआ, फिर लड़े हो तुम किसी से? मिसेस सामना अपने बेटे के मुंह से खून निकलता देखकर घबरा गई। नहीं यार अम्मा, रवि ने बाजारी से इन्हें साइड किया। तुम कंसर्ट में ये सब करते हो, लोग तो हुटिंग करते हैं, बेटा तुम बर्दाश्त किया करो। वो इसके पास से सोफे पर बैठ की वो टिश्यू से मुंह साफ कर रहा था। जी, इसने अम्मा को टाला, वो इन्हें समझाने नहीं बैठ सकता था। इब्तिसाम और हसाम कहाँ हैं? वो इसके दोस्तों का पूछने लगी। वो अपने घर हैं, सब ठीक हैं। एक लड़के से हो गई लड़ाई, बैक स्टेज की बात है। कंसर्ट अच्छा रहा, अब मैं जाऊं? वो माँ को मुतमिन करके रूम में जाने के लिए बेताब था। वो शाम से रोटरी क्लब गया हुआ था और अब रात 2 बजे इसकी वापसी हुई थी। वो इसके आने तक जागती रहती थी। दादो सो गई। इससे अपनी माँ और दादो से बहुत मोहब्बत थी। एक बहन थी जो शादी के बाद अमेरिका में होती थी। वो डिफेंस फेज 8 का रहायशी था। इसके बैंड का नाम राग द बैंड था, जिसमें सिंगर वो था। इससे बचपन से गायकी का बहुत शौक था। बहुत मेहनत के बाद वो अब सोशल मीडिया में था। क्यों गो के झगड़ा बैक स्टेज हुआ था, मगर वो जानता था बात फैल चुकी है। वो अपने गुस्से पर काबू रखना चाहता था। जिस लड़के ने इसे मारा था वो अपनी हड्डियां रबी से तड़वा चुका था। मैं थक गया हूँ, सुबह बात होगी। वो मोबाइल चेक करता उठ गया था। मैं दूध भिजवाती हूँ मुलाजमा से, तुम सही से कुलियां करो, शुक्र है दांत नहीं टूटा। उन्होंने अपने खूबरू बेटे को देखकर इसकी बलाई ली। इसका सब तोड़ कर आया हूँ। वो हंसकर बोला, मत किया करो इतना गुस्सा, खौफ आता है मुझे। वो इसके गुस्से जुनूनी तबीयत से नाला रहती थी। वो इनकी बात अनसुनी करता रूम की तरफ बढ़ा। जहाजी साइज रूम में इसका सारा म्यूजिक का सामान, इसके फेवरेट सिंगर्स की तस्वीरें सजी थी। वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम भागा। खून के कई कतरे कारपेट पे गिरे। वो और साइका ऑडिटोरियम से गुजर कर कैंटीन की तरफ जा रही थी। आज कॉलेज में इनका तीसरा दिन था और आईकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। ज़रा तुमने उमर अलवी का नाम सुना है? ज़ारा, तुमने उमर अलवी का नाम सुना है? साइका ने चलते हुए इससे पूछा था। नहीं, क्यों? वो बेपरवाही से बोली, मैं इसकी वीडियोस बहुत शौक से सुनती हूँ। क्या बोलता है यार बंदा? पता है मेरी बहन की यूनिवर्सिटी में आया था कॉन्फ्रेंस में, ऑफिस के लेक्चर्स। साइका किसी उमर अलवी की तारीफों में मसरूफ़ थी। तो मैं क्या करूं भाई? ज़ारा ने नहुस से कहा। इसे मज़हब और मजहबी लोगों से कुछ ख़ास रग़बत नहीं थी। तुम्हें सुनना चाहिए से। वो बोली, मेरे पास सुनने वाली कई चीज़ें पेंडिंग है, मैं इन्हें सुन लूं पहले मैं। वो दिलकशी से मुस्कुराई। ब्लू तंग जीन्स पर छोटी सी खुली घेरी की फ्रॉक पहने, डेड आयरन बाल जो कंधों से कुछ नीचे आ रहे थे। वो मोबाइल में कुछ चेक करते हुए टेबल की तरफ बढ़ी। मेरे लिए बर्गर ले आना और शेक। इसने साइका को पैसे देकर दोनों के बैग्स टेबल पर रखे। वो फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी जब साइका इन दोनों का लंच लेने के लिए ऑर्डर दे जा चुकी थी। स्क्रॉल करते उसके सामने उमर अलवी ऑफिशियल पेज आ चुका था। वो एकदम रुकी। साइका अहमद ने वो पेज लाइक कर रखा था। वीडियो पर काफ़ी लाइक्स और व्यूज़ थे। किसी लाइब्रेरी में बैठा वो शख्स डिप्रेशन पर बात कर रहा था। वो ना चाहते हुए भी सुनने लगी। वो खूबरू शख्स का अबा कबास मबलूस मौलवी था, जिसकी उम्र लगभग 30 थी। 30 से ऊपर लग रहा था। चेहरे पर नफासत सजी दाढ़ी इसे पुरकशिश बना रही थी। आवाज़ का ताज चढ़ा इतना खूब था कि वो हैंड फ्री लगाए महवत से सुनने लगी। मौजू इसके हिसाब से था, तभी ज़्यादा इस पर असर हो रहा था। वो उसे सुनते हुए आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। ओह, साइका इसके सर पर खड़ी दांत निकाल रही थी। बड़ी तेज हो तुम तो। इसने ज़ारा का कंधा मारा जो झमकर मोबाइल बंद कर गई। अरे सामने आ गई वीडियो तो देख ली। वो सफाई देने लगी। अच्छा बोलता है ना, तमीज से बात करो, आलिम है वो। ज़ारा ने टोका। उफ, इतनी देर में ये उन हो गए, मतलब काया ही पलट गई भाई। हाँ हाँ बको मत, अब खाओ ये। ज़ारा ने इसे खाने की तरफ तवज्जो दिया। परसों चलो मेरे साथ, इनका लेक्चर है, आप भी जाएंगी हम भी चलेंगे कॉलेज बंक करके। कैसा? साइका की बात पर वो फौरन रजामंद होगी। डन है। इसने कुछ सोचते हुए फ्राइज मुंह में रखा। वो जिम से निकलकर मार्केट की तरफ निकला। इससे कुछ चीज़ें लेनी थी। वो अपनी धुन में गाड़ी से निकलकर सीधा मार्ट में जा रहा था। सामने से आने वाली लड़की को देख ही नहीं सका। उफ, एक बहुत बुरी टक्कर से इसका सर चकर आ गया। हाय अल्लाह, वो अपनी नाक पकड़े जमीन पर बैठ गई। अंधी हो? वो चीखा। नजर तो तुम्हें भी नहीं आता? शायद वो पलट के से इस पर चलाई। जाहिल कहीं के। वो माथा रगड़ता रहा। खुद बहुत आलिम फाजिल होना बास्टर्ड। वो उठकर सामने आई थी। चटाक वो गाली सुनकर पागल सा हो गया था। ओए ओए, और इर्द गिर्द के कुछ लोग एकदम इनके गिर जमा हुए। हर कोई रबी को मलामत कर रहा था जिसने इस लड़की पर हाथ उठाया था। वो मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। इस वक्त तो वो अकेली थी। अगर हारिस इसका
भाई इसके साथ होता तो यकीनन रबी का मुंह तोड़ देता, वो इसे पहचान भी जाता, मगर ज़ारा रबी की शक्ल से नावाकिफ थी। रबी की शक्ल पर शदीद गुस्सा ताव देखकर कोई भी इसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो डेल डॉल में सबसे ज़्यादा बेहतर था और रोती हुई ज़ारा को इसने मज़ीद उसी नज़रों से देखा था। लोगों ने बीच बचाव करवा दिया था और कुछ ले बगैर गाड़ी में वापस जाके बैठ गया और एक और लगाना चाहिए था साली बिच, वो गुस्से से खोल रहा था। वो रोती हुई घर आई थी। पापा और हारिस को इसकी ज़बानी सुनकर वाकया मालूम हुआ था तो उल्टा इस पर बरस पड़े। क्या ज़रूरत थी मुंह लगाने की, और ड्राइवर को साथ लेकर जाया करो, हर जगह हालात वैसे ही सही नहीं है। आप लोग इसे बोलें पुलिस कंप्लेन करे ना इसके खिलाफ। वो शदीद अपसेट थी। अरे क्या पता कौन था, जाने दो, आइंदा तुम एहतियात करना। इमाम साहब बेटी को नरमी से समझा रहे थे, मगर दर हकीकत इनका अपना खून खो रहा था। सुनी नहीं, ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानी। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगा रहा था। लम्स यूनिवर्सिटी की लड़कियां क्राउड में खड़ी शोर कर रही थी, हर कोई इसे मोबाइल में कैद कर रहा था। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों को मिला दे। वो आतिफ का गाना शुरू कर चुका था। माइक में इसकी छीनी हुई आवाज़ अजीब सा जादू जगा रही थी, कई दिलों में समा बांध रही थी। इब्तिसाम और हसाम पियानो और गिटार संभाले हुए थे। मुझको तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता, सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे। वाह वाह रबी रबी रबी, इसकी नाम का शोर कानों को फाड़ रहा था। वो मुस्कुराकर सबको अपनी क्यूट सी स्माइल दे रहा था। एक लड़की फर्द जज्बात से स्टेज पर चढ़ चुकी थी। रबी ने इसे बाजू के घेरे में लेकर माहौल को ड्रामाई बना दिया। पब्लिक में शोर मचा था। एक और शोर इसका कामयाब हो चुका था। वो इस लड़की के कान में कुछ कह के से नीचे भेज चुका था। वो मुंह फाड़े से सिंगर की वीडियो के नीचे अपने भाई हारिस का कमेंट देख चुके थे, जिसकी तारीफें कर रहा था, मिलने का कह रहा था। ये हारिस का दोस्त है। वो खुद से सवाल कर रही थी, जलील बगैरत शख्स, औरत पर हाथ उठाने वाला नामर्द। वो जी भर के उसको कोसे लगी। दिल तो चाह रहा था कि इसकी असलियत सबको बता दे, सोशल मीडिया पर इसे एक्सपोज कर दे, मगर इसके पास कोई सबूत नहीं था। वो गुस्से से हाथ मल रही थी। शाम का वाकया जहन में चल रहा था, मगर किसी नरम आवाज़ इसके समात में रस घोलने लगी। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि आप औरत को रुलाए नहीं, इसे नरमी इख्तियार करे। उमर अलवी की बातें इसके कानों में रस घोलने लगी। इसने परसों का सोचा तो जहन से सारी कसाफत छट गई और वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी। इसे परसों की तैयारी करनी थी। कल संडे था और वो पीर को इसका लेक्चर सुनने वाली थी। वो इसे नबाजों में भरे किस कर रहा था। इब्तिसाम और हसाम गाड़ी में इसका वेट कर रहे थे। वो लड़की इब्तिसाम की कज़न की दोस्त थी जो रबी के साथ किसिंग में मगन थी। लड़कियां इस पर मरती थी और वो कोई मौका हासिल जाने नहीं देता था। वो पीर के दिन ठीक वक्त पर सैका के साथ इस हाल में मौजूद थी जहाँ मुख्तलिफ उलमा मौजूद थे। इन सब के बीच वो किसी चांद की मानी जगमगा रहा था। शायद ज़ारा को चांद लगा। जब दिल किसी का हामी हो जाए तो उस शख्स की हर अदा प्यारी हो जाती है। वो दूर अपनी सीट पर बैठे किसी से झुककर बातें करते हुए उमर अलवी को देख रही थी। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। इस्लामिक स्टडीज़ के तलबात इसका इनकाद किया था। बाहर से कई लोग इसमें मौजूद थे। सवालात का सिलसिला जारी था। मेरा सवाल उमर अलवी साहब से है। एक लड़का मजमे में माइक लिए बोला। फरमाइए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हल्के से हाथ फेंक मुस्कुराहट दी। ज़ारा को ज़मीन की गर्दिश कुछ पल के लिए रुकी हुई महसूस हुई। जिस क्लास से ख़ानदान से इसका ताल्लुक था वहाँ इसके लिए लड़कों की कमी नहीं थी, मगर इसने कभी किसी को घास नहीं डाली। वो एक मौलवी से मुतासिर हो जाएगी, ये तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शादी के लिए माँ बाप की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। लड़का अपना सवाल कर रहा था। शादी बहुत ज़रूरी है, पहले वो करे, माँ बाप को राज़ी करते रहें। फिर वो अपने महसूस अंदाज से मुस्कुरा कर जवाब दे रहा था, जिसकी वजह से इसे सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जाता था। इसके जवाब पर हाल में हल्के हल्के कहके गूंजे। खुद ज़ारा भी मुस्कुरा रही थी। इसकी बात करने का अंदाज इंतहाई दिलकश था। लड़कियों की सारी तवज्जो इस पर थी। दीगर उलमा से कम कम ही सवाल हो रहे थे। वो नौजवानों की अवलीन पसंद था। देखा कितने कितने की मज़े की बातें करता है। सैका ने से टोका था। हाँ वाकई काफ़ी अप टू डेट सा बंदा है, टिपिकल मौलवी नहीं है। मुझे इनसे मिलना है। वो बेचैन सी हो रही थी। हाँ हाँ लास्ट में मिलेंगे, तस्वीर भी लेंगे, ये मना नहीं करते। वो इसका हौसला बढ़ाने लगी। मेरा नाम ज़ारा माम है। बहुत प्यारा नाम है आपका। उमर अलवी ने बेसाख्ता नजरें इसकी तरफ की। ब्लू चिकन कारी सूट पर हमरंग दुपट्टा सर से तकरीबन ढलका हुआ था। वो बहुत ही हसीन नकुश की मालिक थी। उमर अलवी की निगाहें हटने का मुश्किल हो गया। मैं आपसे राब्ते में रहना चाहती हूँ, कुछ बातें करनी है। इसने खुद ही राह हमवार कर दी। नंबर लिखे। वो बहुत आसगी से इसके करीब होकर नंबर लिखवा रहा था। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। वो बेसाख्ता तारीफ करेगी। आप कह रही हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। वो मुस्कुराकर शौकी से बोला। ज़ारा का दिल इसकी मुस्कुराहट में अटका। इसे लगा वो अपने नसीब तक पहुंच गई है। वो सरशारी की कैफियत में घर में दाखिल हुई थी, जैसे दुनिया फतह करके आई हो। उमर अलवी का खुमार इसके सर चढ़कर बोल रहा था। इसकी आवाज़ भी अभी तक कानों में गूंज रही थी। इसकी मुस्कुराहट याद आती, ज़रा के लब भी मुस्कुराने लगे।
वो दोस्तों के साथ घूमने के घर से दुबई जा रहा था, वहाँ कुछ गानों के कवर भी शूट करने थे। वो काफ़ी एक्साइटेड था, सफरी बैग में ज़रूरत की चीज़ें रखते हुए मुसलसल गुनगुना रहा था। इसके मोबाइल पर हारिस की कॉल आ रही थी, इसे क्या हो गया? वो मुँह बना के इसकी कॉल अटेंड कर रहा था। इसकी और हारिस की दोस्ती यूनिवर्सिटी लाइफ की थी, मगर डिपार्टमेंट अलग-अलग थे। हारिस अच्छा लड़का था और अभी की ज़्यादा बुरे लोगों से बनती थी। हाँ बोलो, इसने खुद मज़ीद मसरूफ़ ज़ाहिर किया था। हारिस कॉल जल्दी ख़त्म कर दें, क्या हाल है? दूसरी तरफ खुशगवार लहजे में पूछ रहा था, हाँ मैं ठीक हूँ यार, ज़रा बाहर आया था काम से, 1 घंटे के बाद की फ़्लाइट है, खैरियत? वो इसे टालने लगा, नहीं यार बस मिलने का मन था, हम सारे यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्त मिल रहे हैं कुछ दिन में, मगर मैं जा रहा हूँ 1 हफ़्ते के लिए, सॉरी तुम लोग एंजॉय करना। वो ज़बरदस्ती हँसा, ओके ओके सेफ राइड। हारिस ने कॉल कट कर दी। रवि ने कॉल कट करते हुए मोबाइल बेड पर फेंका। इसने अम्मी और दादों की अमेरिका की फ़्लाइट्स करवा दी थी, टिकट्स करवा दी थी। वो कुछ दिनों के लिए इसकी बहन के पास जा रही थी। इसमें चंद ही दिनों में इनकलाबी तब्दीलियां आ गई थी। जो जुम्मा मुश्किल से पढ़ती थी, वो बाकायदा नमाज शुरू कर चुकी थी। इसकी माँ ने सबसे पहले नोटिस किया, ज़ारा ये सारी जीन्स कहाँ दे रही हो? वो इसके कमरे में मौजूद इन कपड़ों का ढेर देख रही थी, जो वो बहुत शौक से लेती और पहनती थी। मम्मा मैं अब सिर्फ शलवार कमीज पहना करूंगी, मगर क्यों, तुमने क्या मुलानी बनना है इस उम्र में? वो तनकी, वट मुलानी मामा, मुझे अच्छा नहीं लगता अब ये कपड़े पहना, और मैं अब पर्दा किया करूंगी। वो एक धमाका कर रही थी, क्या किसने ब्रेन वॉशिंग की है तुम्हारी? ये वो अपनी कम उम्र हसीन बेटी को देखकर, जो सादा से शलवार कमीज दुपट्टा ओढ़े वार्डरोब में घुसी हुई थी, तुम्हारी उम्र में सब ही ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर ये कपड़े बुरे नहीं है बेटा। उन्होंने प्यार समझाई, ये कपड़े नहीं छिथड़े हैं मामा, मेरा जिस्म वाजा होता है इसमें, बाहर सबकी नजरें मुझ पर होती हैं, मैं कितनी गुनाहगार हो रही हूँ। वो इन्हें नहीं बल्कि वो 19 नहीं बल्कि 30 साल की कोई समझदार औरत लग रही थी। यकदम ही वो इतनी बड़ी हो गई थी, इन्हें तराश शलवार कमीज से इसकी सोच पर हो रहा था। वो इसकी शादी अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली बहन के लड़के से करना चाहती थी, लेकिन अगर इनका भांजा इसे ऐसे देखता तो वो कभी कबूल ना करता। तुम किसको फॉलो कर रही हो आजकल? वो गुस्से में आ गई थी। मामा एक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, इनकी वजह से ही मुझ में ये चेंज आया है, आप प्लीज़ से समझिए इस बात को, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है नमाज पढ़ के। वो बेबस हो रही थी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये मुलाओं की बातें ऐसी ही होती हैं, हम सब इंसान हैं और सब बराबर हैं। वो चला ही, मोमिन और गुनाहगार एक बराबर नहीं हो सकते। इसके कानों में उमर अलवी की बातें गूंजी। इसने दुख से माँ को देखा। हक के रास्ते पर चलते हुए इंसान का सबसे पहला सामना तन्हाई से होता है। ज़ारा माम ने खुद को बेहद अकेला महसूस किया था। वो दुबई पहुंचकर अय्याशी में मगन था। इसकी वीडियोस पर कई व्यूज आ रहे थे। एक सिंगिंग शो से ऑफर आ चुकी थी लास्ट ईयर। इसने कोक स्टूडियो में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया था। किस्मत की देवी हर तरह से इस पर मेहरबान थी। इस वक्त होटल में एक लड़की को बाहों में लिए लेटा था। इसकी फैन गर्ल थी, जिससे इसने मीटअप के बाद रात का प्रोग्राम सेट किया था। माँ और दादी की खैरियत? अमेरिका में बहन से मिल चुकी थी। वो इसके ना आने पर नाराज थी। रबी सिर्फ 3 औरतों को काबिल एहतराम समझता, जो उसके घर की थी। बाकी हर लड़की के लिए इसके दिल में एक ही ख्याल था। ज़ारा उमर अलवी से मुस्तकिल राब्ते में थी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात रूटीन इससे शेयर करने लगी। वो हम वक्त इसके लिए मजबूर रहता है, इसे दीन की बातें बताता समझाता। मिलेंगी मुझसे? इसने एक दिन कॉल पर ज़ारा से पूछा। जी ज़रूर, कहाँ मिलें आप बता दें। वो खुशी से झूम गई। किसी पब्लिक प्लेस में नहीं मिल सकता आपसे, आप यूँ करें कि यूनिवर्सिटी आ जाए, मेरे ऑफिस में आराम से मुलाकात हो जाएगी। इसने अपनी यूनिवर्सिटी और पीएचडी के हवाले से ज़ारा को बताया हुआ था। ओके ठीक है, कल मिलते हैं। फिर वो फ़ौरन मान गई। वो हारिस की पोस्ट पर इसकी तस्वीर देखते ही पहचान गया। शिट, रबी को अफसोस हुआ। इस दिन अपने गुस्से में आकर इसका हसीन चेहरा तक नजरअंदाज कर गया था। किसी फैमिली फंक्शन की तस्वीर में ज़ारा और हारिस खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो तस्वीर में टैग थी। रबी ने इसके अकाउंट पर मैसेज किया। रात के खाने पर सब खुशगपी में मसरूफ थे। वो नवाला मुंह में ले जाते हुए रुक गई। इससे फेसबुक पर रबी हमदानी की आईडी से सॉरी का मैसेज वसूल हुआ था। सॉरी, पता नहीं था हारिस की बहन हो आप। वो हैरत से इसका भेजा गया पैगाम पढ़ रही थी। इट्स ओके भाई, ज़ारा ने रिप्लाई दिया। भाई मैं हसीन लड़कियों को बहन नहीं बनाता। वो फौरन फ्लर्ट पर उतरा था। शर्म आती है तुम्हें, दोस्त की बहन पर लाइन मार रहे हो? नहीं, वो ढटाई से रिप्लाई करके हंसा। तुम जैसों को मुंह भी ना लगाऊं जो औरतों पर हाथ उठाता हो, नामर्द कहीं का। वो गुस्से से खोलकर रिप्लाई कर चुकी थी, और हाँ मजीद मैसेज किए तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, समझे। वो मजीद धमकी देने लगी। रबी का खून खोल गया। सॉरी, एक नहीं 3 थप्पड़ लगने चाहिए थे तुम्हें इस दिन। वो तब कर मैसेज कर चुका था। ज़ारा ने इसे ब्लॉक किया। नॉनसेंस जानवर कहीं का जाहिल, वो बदमजा होकर रहेगी। वो इसकी तरफ से ब्लॉक होने के बाद काफ़ी देर बीचोताब खाता रहा। एक टके की लड़की में ये एटीट्यूड ठीक क्या? वो आखिर वो नहुस से ज़ारा को सोचे जा रहा था। इसका हारिस के घर कभी आना जाना नहीं रहा था। ये एक इत्तेफाक ही था। और ना वो अपने सब दोस्तों की फैमिलीज को जानता था। कुछ घंटों बाद वो होटल से निकलकर बाहर तफरीह करने की घर से चल पड़ा। ज़ारा इसके ज़हन से महव नहीं हुई थी। वो अगले दिन ठीक वक्त पर
उमर अलवी के रूबरू थी। इसका कॉन्फ्रेंस के बाद आज दूसरी बार ऐसे रूबरू था। आपको क्या हुआ है? उमर अलवी ने इसे शलवार कमीज पर बड़ी सी चादर ओढ़े देखकर कहा, आपको अच्छा लगता है ना मेरा पर्दा करना? वो धीमे से मुस्कुराई। पर्दा तो गैर के लिए होता है, हम तो आपके अपने भी हैं। वो इसी शौक़े से बोला जिस पर ज़ारा मरती थी। मुझे लगा आपको अच्छी लगूंगी। वो कुछ मायूस हुई। मुझे आप अच्छी लगती हैं, मगर मेरे आगे ये पर्दा ना किया करें, हम तो महरम बनने वाले हैं ना। वो इससे याद दिला रहा था। जी इसने चादर उतार कर साइड पर रख दिया, दुपट्टा ओढ़ लिया। उमर अलवी की नज़रें इसके सरापे पर थी। चश्मे बदूरा, बहुत हसीन है ज़ारा। वो गहरा मुस्कुराया, शुक्रिया उमर। वो शर्मा गई। इसे इसका यूं देखना थोड़ा कन्फ्यूज़ करा था। आपने जब वो सूरह नूर पर लेक्चर दिया था तब से चादर लेनी शुरू की है मैंने। वो इसके लेक्चर की तारीफ़ करने लगी। भाई हम अपनी बातें करें, आप दुनिया को बीच में मत लाएं हमारे। वो बदमज़ा हुआ। ज़ारा जैसी हसीन लड़की जिसने ख्वाबों में भी नहीं सोची थी, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उमर अलवी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी इसे पटाने के लिए। वो कोई आलिम या बाअमल नहीं था। ज़रा इसके झांसे में आ चुकी थी। वो 2 हफ्ते बाद घर लौटा था, मगर अब तक अम्मा और दादी की वापसी नहीं हुई थी। वो सफ़र से थका आया था। कुछ देर सोने के बाद वो जाग चुका था। इसके स्टूडियो जाना और इब्तिसाम को कॉल मिलाते हुए इंस्टाग्राम पर गया। हारिस के साथ ज़ारा की तस्वीर एक बार फिर सामने आई। इसका इंस्टाग्राम प्राइवेट था। रबी ने इसे मैसेज किया, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी या फिर थप्पड़ खाना है? वो शौक के आलम में रबी हमदानी को मैसेज खोले बैठी थी। ये आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो टेंशन में आ गई। इसने फ़ोनों से इंस्टा से ब्लॉक मारा। वो गुस्से से बेड पर बैठी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हारिस से मिलने चलें? वो इब्तिसाम के साथ गाड़ी में मौजूद था। कौन हारिस है? सामने सर उठाकर देखा। वो दोनों रबी की शक्ल देख रहे थे। अपना हारिस यूनिवर्सिटी वाला। ओह अच्छा, दोनों एकदम याद आए तुम्हें? इसकी याद कैसे आ गई? इसकी बहन की याद आई है, इसकी नहीं। वो कम्युनिटी से हंसा। अच्छा ये मामला है। वो दोनों हंसे। क्या सीन है भाई? है सामने ने शौकी से कहा। ब्लॉक करके बैठी है मुझे, हर जगह से जिद बन गई है मेरी। वो खोला हुआ था। शायद हारिस की फैमिली अच्छी है, रिश्ता भेज दो। इब्तिसाम ने दांत निकाले। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं इससे शादी करूँगा। समझती क्या है? वो खुद को हूँ। इसे जानता कौन है? वो रबी हमदानी जानता है इसे। हसाम ने संजीदगी से टुकड़ा लगाया। शटा वो आंखों पर ग्लासेस लगाकर तासरात महफूज कर चुका था। कुछ दिनों बाद अम्मा और दादी भी वापस आ चुकी थी। इन दिनों में सब भूलकर न्यू ईयर पर होने वाले कंसर्ट की तैयारी में मगन था। ज़रा की बात सुनकर इसके पेरेंट्स सर पकड़े बैठे थे। वो उमर अली से शादी के लिए बस जिद थी। 3 दिन से वो भूख हड़ताल पर थी। अकलौती बेटी का हाल देखकर इमाम साहब की हालत गैर थी। उमर अलवी का जादू इसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो एक मामूली से मौलवी को अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? सोसाइटी वाले क्या कहते हैं? रिश्तेदारों के सवालात से कैसे निपटते? किसी अंदेशे इनके आगे लहरा रहे थे। मगर ज़ारा अड़ चुकी थी। अब वो उमर अलवी के साथ ही रहना चाहती थी। अपनी बातों के जाल में, प्यार के शीशे में वो इससे पूरी तरह उतार चुका था। हर जगह मेरे साथ हो, तुम मेरे पास ही रहो। ऐसा कोई नहीं इतना हसीन जिसकी हर अदा भाई मुझे नहीं, कोई नहीं। हाँ मगर तुम हो, दिल से मान लो, कहो आज बोल दो। वो 31 दिसंबर की शाम पोर्ट ग्रैंड पर अपनी आवाज़ का जादू बखेर रहा था। साल की आखिरी शाम थी। अजीब सा समा था। हर तरफ शोर, नई उम्मीदें, नए प्यार की बातें और इस से क्राउड में हारिस का चेहरा नजर आया। इसे एकदम ज़ारा याद आई थी। कैसे हो यार? वो कंसर्ट के बाद हारिस से गमशे से मिला। एहसाम और इब्तिसाम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराती। वो इसका हारिस से मिलने का मकसद समझ रहे थे। मैं ठीक यार, तुम सुनाओ? तो बेसिक का वापसी हुई, काफ़ी मशहूर हो गए। वो खुलकर रबी की तारीफ कर रहा था। बस कुछ हफ्तों पहले फैमिली को नहीं लाए। रबी ने निगाहें दो घुमाई। मेरी ममा तो आउट ऑफ सिटी हैं कुछ दिनों के लिए, और बहन तो तालिबान बन गई है। वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। क्या मतलब? रवि को हैरानी हुई। यार वो काफ़ी चेंज हो गई है, मजबी होगी बहुत, इन सब चीज़ों से दूर कर लिया है खुद को आजकल। बस इसी की टेंशन में है हम सब। वो पता नहीं क्यों रबी के आगे ये सब बोल गया। क्यों? क्या कहती है वो? बहुत दिलचस्पी से ज़ारा के हवाले से बातें सुन रहा था। यार कोई मौलवी है, इससे शादी करना चाह रही है, बहुत तंग कर रखा है सबको। हाँ हाँ, इब्तिसाम असाम फाड़ रहे थे। रबी का पत्ता कट चुका था। उसने मुड़कर दोनों को गुस्से से देखा। वो शायद शदीद गुस्से की हालत में घर आया था। नए साल की शुरुआत पर इसका मूड ऑफ हो चुका था। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ इससे? वो बेड पर गिरकर खुद कलामी करने लगा। सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे घास नहीं डाली, ब्लॉक किया, बस और कोई बात नहीं है। वक्त की अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगी। इसने खुद ही खुद को समझा ली। आंखें थकन से, नींद से बोझल होने लगी थी। वो कुछ ही लम्हों में गाफिल हो चुका था। माम साहब ने अच्छी तरह इंक्वायरी करवा ली थी। वो मामूली सा मौलवी था जिसका मुनासिब सा बैकग्राउंड था। शुमाली इलाका जहाँ से इसका ताल्लुक था, जौहर की तरफ इसकी रहाइश थी। बेटी की आंखों पर प्यार और गुमराही की पट्टी
साथ बंध गई थी। वो ना चाहते हुए भी इसकी शादी पर रजामंद हो गए। वो कॉलेज से निकलकर गाड़ी की तरफ जा रही थी जब रवि इसके रास्ते में खड़ा हो गया। वो मास्क लगाया हुआ ज़रा से पहचान नहीं सकी। एक्सक्यूज मी, वो उसे रास्ते से हटाने का कह रही थी। शादी करोगी मुझसे? वो मास्क थोड़ा सा नीचे ले आया था। ज़रा माम ने फक चेहरे के साथ मुकाबिल को देखा। वो रवि हमदानी था। तुम्हारा दिमाग ठीक है या मैं गार्ड को बुलाऊं? इसने वार्निंग साइन देकर रवि को डराया। गुस्से से उसकी शक्ल लाल हो रही थी। ऐसा क्या है इस मौलवी में? मैं सिंह हूं, तुम्हारी क्लास का हूँ, इससे कई गुना हैंडसम। अकल से पैदल हो क्या लड़की तुम? वो उल्टा से सुना रहा था। हाउ डेयर यू, इसके पर्सनल्स उचार रहा था और वो भी बीच रास्ते में ज़रा गुस्से से लर्जने लगी। दो चार सबक मुझे भी याद हैं, शरीयत के, हकूक़ के, ज़ौजियत के। मेरी जान, वो आंखें मार कर इससे बता गया था, तबा गया था। जनाटेदार थप्पड़ रवि के चेहरे पर आ पड़ा था। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। ज़ारा ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाए। लोगों ने रुकना शुरू कर दिया था। वो लंबे लंबे डग भरता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो घर आकर काफ़ी देर तक खौफजदा रही। इसे हारिस को बता देना चाहिए था। इसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ। और ये सब बातें इसे कैसे पता चली? क्या वो मुझे स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है? वो मज़ीद खौफजदा होने लगी। मैं आज शाम ही हारिस को बता दूंगी। साइकस के मुँह से सारी वाक़या सुनकर हैरान थी। तुमने इतनी सारी बातें छुपाई मुझसे? उफ़ यार, वो ज़ारा को अफसोस से देख रही थी। उमर ने मना किया था यार, और अभी ने भी। वो छेड़ रही थी शर्ट। इसका नाम मत लो नफसियाती आदमी है। वो एक नंबर का। ज़रा का मुंह कड़वा हो गया। क्या पता हारिस ने ही रबी को बताया हो सब। साइका ने अपना अंदेशा जाहिर किया। हाँ, अरे हाँ, वो न्यू ईयर पर इसके कंसर्ट में भी गया था। ऐसा हारिस का तो मैं बताती हूँ। अभी वो अपने भाई पर गुस्सा हुई। नहीं नहीं, बस चुप रहो। कुछ दिनों में तुम्हारा निकाह है, बात फैल गई तो बदनामी होगी। उमर अलवी साहब को पता चला तो तुम्हें ही ना गलत समझे। वो साइका ने इसे राजदारी से समझाया तो दोस्ताना मशवरा दिया। हाँ यार, थैंक यू। एक दफ़ा शादी हो जाए, जान छोटे से रबी से पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया है। वो मुंह बनाकर बोली, हाय मज़े हैं भाई। इतना मशहूर सिंगर उठाकर तुम उमर अलवी का इंतखाब ठुकरा कर तुम उमर अलवी का इंतखाब कर रही हो। वो इसका मजाक उड़ाने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी बदल जाऊंगी। वो खुद को आईने में देखकर शर्मा गई। ज़ारा और उमर का निकाह माम साहब ने सादगी से अपने घर में ही किया था। रुखसती इसकी इंटर के पेपर्स के बाद रखी गई थी। 3 माह के बाद जाके इसके इम्तहानात थे। उमर अलवी तनहा आया था। ज़ारा बहुत सादा सा तैयार हुई थी। इमाम साहब को उमर से मिलकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा। वो कोई काबिल दमाद चाहते थे, मगर बेटी की जिद के आगे मजबूर थे। कुछ ही लम्हों में वो मिसेज उमर अलवी बन चुकी थी। लाहौर के कंसर्ट के बाद का क्या प्रोग्राम बना? वो जिमिंग के बाद स्टूडियो से बाहर आकर इब्तिसाम से पूछने लगा। जेब से लाइटर निकाल कर मुंह में सिगरेट दबाया था। कंसर्ट के बाद बाकिर के फार्म हाउस से जाएंगे, वहाँ इसने काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है हमारा। वो आंख मारकर रवि को बताने लगा। इब्तिसाम की बात पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। तुम्हारी वो कज़न की फ्रेंड काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी लास्ट टाइम, इसे भी इनवाइट कर लो। इसने धुआं फिजा में छोड़ा। वो अपनी गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा था। जूते की नोक को ज़मीन पर वोके वोके से मारा था। तो तूने इसको बैक स्टेज किस किया था ना बास्टर्ड। इब्तिसाम ने गुस्से से देखा। शी मेक्स द फर्स्ट मूव, इसने पहल की थी। वो कमीनगी से मुस्कुराया था। शी इज़ बिच, मुझे तो कभी चांस नहीं दिया। तुम रवि हमदानी हो? वो गरूर से बोला। नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रपोजल किसी लड़की ने रिजेक्ट भी नहीं किया। इब्तिसाम ने से इस पर चोट की तो वो गुस्से से सिगरेट फेंक कर गाड़ी के अंदर चला गया। विंड स्क्रीन पर किसी का चेहरा नमूदार हुआ था। वो जब भी उमर अलवी को सुनकर आती तो घंटों सजदा शुक्र में रोती रहती थी। कैसे अल्लाह ने इस पर करम कर दिया था और एक नेक शख्स का इसका हम सफ़र कर दिया था। वो जितना शुक्र करती इससे कम लगता। वो वो अभी भी जाए नमाज पर आंसू बहा रही थी। इसका मोबाइल रिंग हुआ। उमर अलवी कॉलिंग। वो इसका नाम जगमगाता देखकर मुस्कुरा दी। हर लेक्चर के बाद इससे कॉल करता था। ज़ारा जाए नमाज छोड़कर इसे दोबारा सुनने लगी। हारिस का ड्राइवर रबी के घर मिठाई देने पहुंचा था। रबी की वालदा हारिस को जानती थी। रबी लाहौर में है, हारिस को बता देना। उन्होंने मिठाई रिसीव करते हुए ड्राइवर से कहा। इसे लाहौर आए 3रा रोज़ था। कंसर्ट कामयाब हो चुका था। परसों इसे कराची निकलना था। वो गिटार लिए गाड़ी में यूं ही शहर के इलाकों में बेमकसद घूम रहा था। इसकी अचानक नज़र पड़ी। गिटार का तार टूटा नजर आ रहा था। होटल से निकलते वक्त इसे गिटार सही नजर आया था। और अब वो परेशान हुआ था। अनजाना सा इलाका था, मगर अब बाद किसी इलाके का पता करना हो तो वहाँ के दुकानदारों से हमेशा दुरुस्त मालूमात मिलती है। इससे दूर एक मोची बैठा नजर आया। वो गिटार लेकर इसके पास गया। भाई, किसी को जानते हो इधर जो ये गिटार का तार ठीक कर दे? मुझे ज़रा जल्दी है। रबी ने अपना मदा बयान किया। मोची ने एक नज़र इस पर तस्वीर डाली। रबी इसकी नज़रों को देख रहा था। भाई जल्दी बताओ, मेरी रोज़ी रोटी से जुड़ी है। वो हल्का सा हंसा। और जो तुम्हारी ज़िंदगी का तार टूटा हुआ है तुम्हारी रोज़ी रोटी देने वाले से। वो मुस्कुरा कर पूछा था। एक लम्हे के लिए रबी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या जवाब दे। अगले लम्हे गिटार इसके हाथ से छूट कर गिर गया। वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। हिकमत की बात अल्लाह की किसी की भी ज़बान से अदा करवा देता है।
वो क्या था, एक मामूली मोची मगर इसका कहा गया जुमला रबी के दिल पर जा लगा। वो बेसख्ता रोने लगा। इसे क्यों रोना आ रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। वो कई दिनों से अजीब कैफियत का शिकार था, जैसे एकदम ही सारी हकीकत वाज़ा हो गई थी। वो काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठा आंसू बहाता रहा। फिर कुछ ख्याल आने पर इसने गाड़ी मोड़ी। मगरिब की अज़ानें गूंज रही थी। इसका रुख मस्जिद की तरफ था। आओ फलाह की जानिब। यार ये रबी कहाँ मर गया है? शाम से निकला हुआ गटार लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी करनी है, जिमिंग ने के लिए जाना है, अल आरफ से स्टूडियो में मिलना है। इसके उफ हसाम सर पकड़ कर चीख रहा था, इसका नंबर ऑफ जा रहा है यार। इब्तिसाम परेशानी से बोला, अल्लाह खैर मर तो नहीं गया ये? हसाम हंसने लगा, ये पक्का हीरा मंडी गया होगा, इसका प्रोग्राम था जाने का, बताया था ना इसने। एक नंबर का हरामी है ये। वो दोनों इसे गालबाना गालियों से नवाज रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो बुजुर्ग से मुसस्सर होते देखकर अपनी जगह से उठकर इसके पास आए थे। वो मस्जिद में एक कोने में जाए नमाज पर बैठा कब से आंसू बहा रहा था। वो हिचकियों से रो रहा था। इसे अपने बाप की मौत, अपनी जवानी की बेरारवी, पीछे तमाम गुनाह याद आ रहे थे। क्या कुछ नहीं था जो उसने ना कर छोड़ा हो। सगीरा से लेकर कबीरा तक हर चीज़ का वो गुनाहगार था। क्या बात है जवान, बताओ। वो शफीक से मुस्कुराहट लिए इसके कंधे पर हाथ रख कर बोले। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। ने देख कर शिद्दत से बाप याद आया था। मुझे नहीं पता, वो आंसू के दरमियान बोला। क्या बात रुला रही है? वो फिर से पूछने लगी। हर बात, हर चीज़, हर वो गुनाह जो कर चुका हूँ। वो इतराफ़ करने लगा। ये तो अच्छी बात है, गुनाहों पर आंसू बहाने से तो गुनाह धुल जाते हैं। रब के खौफ से आंसू का निकलने इस बात की दलील है इसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो इनकी बात पर तड़प उठा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, वो रहीम है, मेरे गुनाह बहुत हैं, इसकी अता का समुद्र बड़ा है। वो मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे, इतने सारे गुनाह कैसे माफ़ करेगा वो उलझा एक सच्ची तौबा से। बस उस सुकून से इसके ज़हन के तमाम गिरे खो रहे थे। बस वो हैरान था। हाँ बस इसे तुम्हारी तौबा चाहिए। तुम कहाँ थे रबी? वो दोनों से होटल की लॉबी में आता देकर चला है। मैं कल कराची वापस जा रहा हूँ। वो इनसे नजरें मिलाए बगैर बोला। आंखों को क्या हुआ? वो इसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों को देखकर हैरान थे। वो इतने घंटों से गायब था और ये हाल था। कोई इसे पूछता कि दिल को क्या हुआ है तो वो फिर से फुड़ फुड़ कर रोने लगता। इतने सारे काम करने थे आज और तुम मुंह उठाकर गायब हो गए। यार वो इसका हाल देखकर कुछ नरम पड़े। मैं सिंगिंग छोड़ रहा हूँ। असल धमाका इसने किया था। अब वट। वो दोनों अपनी जगह से उछल गए थे। वो रूम में दाखिल हो चुका था। तेजी से इसके पीछे रूम में आगे, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो रबी? रोजी रोटी पे लात मार रहे हो? वो भी इतनी पीक पर आकर। कैरियर के रिज़्क अल्लाह ताला देता है, हर काम में कोई जॉब कर लूँगा। वो ज़ारा की वजह से इन दोनों का पहला शक हारिस की बहन पर किया, जिसका वो मजनू हो चुका था। नहीं, मैं किसी इंसान के लिए गुनाह तर्क नहीं किया, अल्लाह की मर्जी और खुशनुवीदी के हासिल करने के लिए किया है। वो बहुत ज़ब्त से बोला, चलो जी, जुनैद जमशेद बनेगा अब ये भी दूसरा। वो दोनों हंसे थे। कुछ भी बनो, ये नहीं रहूँगा अब जो पहले था। वो कते अंदाज में बोला, तुम चाहते क्या हो आखिर? बैंड तोड़ रहा है तू, हमारा नाम खराब करना चाहता है। हमारा कोई नाम खराब नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं है। मैं अपनी खुशी से बैंड से अलहदा हो रहा हूँ। मैं पैसे भेज दूंगा सारे तुम्हारे अकाउंट में, सब का एडवांस वापस कर दूंगा। और ये लो। इसने गटारा शाम को दिए। अब मेरे किसी काम का नहीं है। वो अपना सामान बांधना शुरू हो चुका था। अच्छा ठीक है, तुम ब्रेक ले लो। वो दोनों मसलियत अख्तियार कर गए। मैंने वापस आने के लिए कदम नहीं उठाए। वो मजबूर लहजे में बोलता हुआ रूम से सामान लेकर निकल गया। टेक ऑफ के वक्त एक अजीब सा सुकून इसने अपनी रूह में महसूस किया था, जैसे तवील हलालत के बाद शफा याबी नसीब हुई हो, जैसे घोरा अंधेरा के बाद रोशनी नजर आने लगी। किसी ने इसका हाथ थाम लिया और वो रहनुमाई में चलने लगा। इसने लैंडिंग से पहले सारे सोशल अकाउंट डिलीट कर दिए थे। ऑफिशियल पेज पर सिंगिंग को खैर बात कहने की पोस्ट करके वो बिल्कुल हल्का सा हो गया। वो कराची आकर सुकून में था। माँ और दादी को फैसले से आगाह करने के बाद इनके चेहरे की खुशी देखकर वो मजीद मुतमिन हो गए। से दूसरे दोस्तों से पता चला था कि हसाम एहतसाम ने कोई नया सिंगर बैंड में ऐड कर लिया है। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दुनियावी ज़िंदगी महज खेल तमाशा है। आज आप हैं, कल कोई और आपकी जगह कोई और होगा। बेटा, तुम्हारे दोस्त हारिस के घर से मिठाई आई थी, इसकी बहन की शादी हो गई है। मिसेज आमना ने नाश्ता करते हुए रबी को बताते एक लम्हे के लिए इसका हाथ खाने से रुक गया था। वो लाहौर जाकर ज़ारा को फरामोश ही कर गया था, मगर अब फिर से वो एक खलिश के जिससे तेरा नाम कहते हैं। अच्छा, मैं मुबारकबाद दे दूंगा। शुक्रिया अम्मा, आपने बता दिया। वो सबक के घूंट पीकर रह गए। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? वो उम्रे पर जा रहा था परसों की। मैं उम्रे के बाद अमेरिका चला जाऊंगा। आप ही के पास बैठे बैठे इसने प्रोग्राम बनाया था। है हाँ, वहाँ कुछ वक्त रहूंगा, फिर ज़ियारत करके वापस आ जाऊंगा। मैं साल भर के लिए निकलना चाहता हूँ पाकिस्तान से। वो कुछ वक्त अपने साथ तन्हा रहना चाहता हूँ। सोशल लाइफ ख़त्म हुई थी, मगर घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों का आना जाना रहता था। सब ही इसके अचानक बदलाव पर हैरान थे। इंसान एक अरसे तक
دنیا دار رہے، لوگ کچھ نہیں کہتے اور دیندار ہو جائے تو لوگوں کی حیرانی ختم نہیں ہوتی۔ 3 سال بعد وہ غزل نائٹ شو میں ایک دوست کے ساتھ موجود تھا، محفل اختتام پر تھی جب اس کے سامنے کوئی لڑکی آ کھڑی ہوئی، ربی حمدانی۔ وہ انتہائی دلچسپی ہے اور حیرانی سے اس کا نام لے کر کنفرم کرنا چاہ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے نظر اٹھائی، وہ پل میں سے پہچان گیا، اس کے چہرے کو وہ کروڑوں لوگوں میں پہچان سکتا تھا۔ جی، اسے نظریں جھکائے جواب دیا، میں زارا، مام حارث کی بہن۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا تعارف دے رہی تھی۔ آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ بے حد سکون محسوس کر رہا تھا اس وقت۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ویسے ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کا پرانا دوستانہ رہا ہو۔ ڈل گولڈن اونچی کیپری لانگ شرٹ پر بیچ کی مانگ نکال کر باغ کھلے دوپٹے سے بے نیاز بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ ربی نے اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش دل میں دبا لی۔ اس کا حلق نمکین ہونے لگا۔ وہ کریم کلر کی شلوار قمیض پر بلیک ویسکٹ پہنے مؤدبانہ سا پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حارث کیسا ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ پہلا سوال اس نے دوسرے نمبر پر کیا تھا۔ حارث ابروڈ چلا گیا ہے، میں ایک فرینڈ کے ساتھ ہوں، اس کی کولیگ نے انوائٹ کیا ہے۔ کیا میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر بات کر سکتی ہوں؟ وہ شادگی سے اجازت مانگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے بات کر سکتی ہیں زارا، وہ مدم سا مسکرا کر بولا۔ اس کے انداز پر وہ مغلوب سی ہوگی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر یاد دلا رہی تھی۔ میں آج بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ راضی ہوں تو۔ وہ بالآخر اس کی طرف دیکھنے میں مجبور ہو گیا، جس کے چہرے پر حیرانی، خوشی، غم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مجھ سے شادی کر لو ربی، اس کی آواز بھرا گی۔ کر لوں گا اور بولو۔ وہ اس کی ساری مشکلات آسان کر گیا۔ مجھے تو نے رقشے کمر مار ڈالا، ملا کر نظر سے نظر ملا ڈالا۔ وہ دلہن بنی اس کی منتظر تھی، ایک بار پہلے بھی وہ دلہن بنی تھی کسی کی، پھر اس کے سارے خواب اجڑ گئے۔ ماضی عمر الوی نے اچانک رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے بقول ماں کی بیماری وجہ تھی۔ وہ زارا کو لے کر اپنے علاقے میں جانا چاہتا تھا، والدین اور رشتہ داروں سے ملوانے۔ امام صاحب اور ان کی بیگم کی خواہشات بڑھ گئے، مگر زارا کو عمر کے علاوہ کوئی صحیح نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ماں باپ کو مجبور کیا وہ اس کی بات مان لیں۔ انٹر کے پیپرز وہ نہ دے سکی، جہیز کی صورت میں عمر الوی نے امام صاحب سے بھاری قیمت لی تھی، بقول اس کے کہ سامان کی ضرورت نہیں مگر پیسوں کی پڑ سکتی ہے۔ ویسے بھی زارا ہی وہ پیسہ استعمال کرے گی، اور اس کے بعد امام صاحب کو یقین ہو گیا ان کی بیٹی کا نصیب خراب ہو چکا ہے۔ وہ عمر الوی کے ساتھ اس کے آبائی علاقے میں موجود تھی۔ زارا کو اس ماحول کی عادت نہیں تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا، مگر عمر کی شکل دیکھ کر ضبط کر گئی۔ یہ میری پہلی بیوی ہے۔ عمر نے ایک خوبصورت پہاڑی دوشیزہ کو زارا کے آگے کیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے، کبھی عمر کبھی اس لڑکی کو دیکھتی۔ اتنا بڑا دھوکہ، یہ کیا ہے عمر؟ وہ شوق تھی، ہمارے ہاں بچپن میں شادی کر دیتے ہیں، مجبوری کی تھی، پیار تو تم سے ہے نا؟ وہ اسے بہلانے لگا، مگر آپ تو جھوٹ بولنے کو منع کرتے ہیں، اتنے لیکچرز اس پر دیے ہیں آپ نے، تو وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کوئی جھوٹ نہیں، بس بتانے میں دیر کی مصلحت تھی۔ تم تو مجھ پر ہی شروع ہو گئی۔ وہ ایک دم چلانے لگا۔ یہ وہ شخص تھا جو انتہائی نفاست سے بولتا تھا اور آج اس پر چلا رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رونے لگی، یکدم اسے ایک گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اپنا حجاب، اپنی شکل سے سب اس سے غیر لگنے لگی۔ اپنے مکمل لباس میں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ بیوی ہو میری، سے دیکھو، وہ تماشا تو نہیں کر رہی؟ تم تو بڑے دعوے کرتی تھی پیار کے، اب کیا ہوا؟ وہ اس کی سمت بڑھنے لگا۔ عمر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ منت کرنے لگی۔ شوہر کو دور کرو گی، فرشتے لعنت کریں گے تم پر۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا، اور دھوکہ دینے والوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، سمجھی؟ وہ ایک دم چیخی، بغیرت بے شرم لڑکی، مجھے باتیں سناتی ہے۔ وہ اس پر بل پڑا تھا۔ زارا اس سے مار کھا رہی تھی اور وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو عورتوں کی عزت پر زور دیتا تھا، مگر اپنے گھر کی عورت کے ساتھ مار پیٹ پر اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہی اپنا حق بھی لے چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد بھی عمر نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ خود سارا دن یونیورسٹی کانفرنس میں مصروف رہتا تھا اور دوسری لڑکیوں سے موبائل پر باتیں کرتا تھا۔ زارا بند گھر میں بے جان پریشان سی پڑی رہتی تھی، نماز روزوں سے غافل۔ وہ سارا وقت روتی رہتی۔ اس نے والدین سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتائی تھی، مگر عمر الوی ایک مکار انسان تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زارا کو خلا یا طلاق نہیں دے گا۔ ایسی صورت میں اس کی اپنی بدنامی متوقع تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مشہور ہو رہا تھا۔ صرف زارا اس کی اصلیت سے واقف تھی۔ عمر کی حقیقت کھلتی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ عبادت میں، سے یہ سب منافقت لگتی، اور وہ دین سے ہی بددل ہو گئی تھی۔ عمر الوی نے اس کے آگے شریعت کو ایسے پیش کیا تھا جس میں سارے مفادات مردوں کے پورے ہو رہے تھے۔ یقین کا رستہ طے کرنے والے بڑی تیزی سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ عمر اور اس کے اعمال سے پوری طرح اوب چکی تھی۔ وہ مہینوں کی محبت پل میں ختم ہو چکی تھی۔ زارا کو اپنی آزادی، گھر، پرانی زندگی یاد آتی رہتی تھی۔ وہ دن رات عمر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں چھوڑوں گا تمہیں، مگر اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر کرے۔ ویسے بھی تم ایک بد کردار لڑکی ہو، میں خود تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا۔ کیا؟ وہ منہ پھاڑے اس کی بات سن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو پچھلی زندگی میں
پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہو، پچھلی زندگی میں اتنی آسانی سے میرے پیار میں پڑ گئی اور اب میرے ساتھ گزارا بھی نہیں۔ تم جیسی جہنمی لڑکی میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ وہ جی بھر کر اسے داغدار کر رہا تھا۔ 6 ماہ کی شادی میں وہ اسے مار کھا چکی تھی، گھر میں بند رہ رہی تھی۔ اب آج اس کے منہ سے سب سن کر زارا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ وہ خود جہنم میں کھڑا ہو کر اسے جہنم سے ڈرا رہا تھا، جہنمی کہہ رہا تھا، وہ اب اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ غصے میں سے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر چکا تھا۔ وہ آزادی کا پروانہ ملتی اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ وہ کافی مہینوں تک ڈپریشن میں رہی۔ اس کے والدین اسے بہترین سائیکولوجسٹ کے پاس لے گئے تھے۔ وہ اسے ذہنی جسمانی طور پر کافی ٹارچر کر چکا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے تحاشا روتی، کبھی مکمل چپ، کبھی اللہ کی باتیں شروع کر دیتی، کبھی لا دین ہونے لگتی۔ بہت وقت بعد جا کے وہ اپنی پرانی نارمل لائف کی طرف لوٹی تھی۔ اس کی فیملی دوستوں نے مل کر اسے عمر والے بدترین فیض نکالا تھا۔ ایک دن اسے حارث سے باتوں پتہ چلا کہ ربی ہمدانی سنگنگ چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلا گیا۔ اسے یکدم سب کچھ یاد آیا تھا، مگر اسے ابھی تک اس کا پرپوزل نہیں بولا تھا۔ حال وہ آسکی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ شام میں سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا اور آج جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، وہ ایسی ہی تھی جیسا ربی نے اسے پسند کیا تھا اور اسی طرح اپنایا تھا جیسے وہ تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کے سامنے مسکراتا ہوا بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ جھجک کے جواب دے رہی تھی۔ وہ کافی بدل چکا تھا۔ زارا کو اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ نظریں چکائے دھیمے لہجے میں بات کرتا یہ شخص شعلہ سا جل بجھا ہوں، ہوائیں مجھے نہ دو، اجازت ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ یکدم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ ارے زارا، وہ اسے فوراً گلے سے لگا گیا۔ ایسے نہیں روتے میری جان، وہ پورے استقاسے سے خود سے لپٹائے سلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ روتے روتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں تم سے بے خبر نہیں تھا، سب کچھ بھول جاؤ۔ برا خواب سمجھ کے وہ اسے بچوں کی طرح بلا رہا تھا۔ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ربی، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ وہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے زارا، 17 ماہ سے زیادہ چاہتا ہے۔ اسے تمہاری آزمائش کرنی تھی، بس اتنی بڑی آزمائش۔ میں نے عمر کے لیے سب کیا، نماز، روزے، پردہ، اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا، اور پھر شکوے کر رہی تھی اللہ کے لیے کرتی نا، کسی انسان کے لیے خود کو نہیں بدلتے۔ انسان سے جزا کی امید رکھنا بیکار ہے۔ تم نے شخصیت پرستی میں پڑھ کر جلدی سب کر ڈالا، ظاہر ہے دھوکہ کھا گئی تم۔ میں پچھلے 2 سال سے عمر الوی کو سن رہا ہوں، اچھا بولتا ہے اور اچھی بات جو کہے سے لے لو۔ تمہیں دین کی طرف جانا تھا، عمر الوی کی طرف نہیں۔ وہ مسکرا کے سے حیران شکل دیکھ رہا تھا۔ بادل جھٹ رہے تھے۔ زارا نے واضح ہوتی اس کی شکل دیکھی تھی، سارے ابہام وہ دور کر چکا تھا۔ میں نے اللہ سے ناراضگی اختیار کر لی، پھر سے اسی روش پر چل پڑی۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ انسانوں کے بدلے اللہ سے نہیں لیتے۔ وہ جو کچھ تم نے کیا یا کر رہی ہو، وہ خود ہی آخرت میں کاٹو گی۔ نقصان تمہارا ہی ہو رہا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تم چاہتے ہو میں پھر سے پردہ کروں، نمازیں شروع کر دوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں جو تم سے یہ سب میرے لیے کرو؟ میرے خوف سے کچھ نہ کرو، جو کرنا ہے اس کی محبت اور مغفرت، اور اس کی محبت میں کرو جو لائق سجدہ ہے، جس کی خوشنودی حاصل کر کے تمہاری آخرت سنورے گی وہ اور دنیا سنبھلے گی۔ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرا لباس ہو، خدا تمہارا پردہ رکھے اور تمہیں ہمت دے۔ تم نے کیسے یہ سب کیا؟ وہ رشک سے ربی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے، اس نے مجھے گناہ گار کو اکیلا نہیں چھوڑا، اپنی طرح راغب کر لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے ربی، ایسا مت کہو، میں بہت گناہ گار ہوں، عاجز ہوں، ابھی کئی ندامت کے آنسو بہانے ہیں مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر مسکرا دیا۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ پر جھک کر بوسہ دینے لگی۔ ربی نے اس کا سر چوم لیا۔ وہ دونوں عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ لینڈنگ میں ابھی ٹائم تھا۔ وہ کوئی غیر ملکی میگزین دیکھ رہا تھا جب زارا نے اس کے بازو پر سر ٹکا دیا۔ سنگنگ کیوں چھوڑی تم نے؟ گانا کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں؟ وہ معصومی سے پوچھ تھی۔ گانے کا دل نہیں کرتا اب، اور سنگنگ کی وجہ سے دوسرے گناہوں میں پڑتا تھا تو بس چھوڑ دی۔ میرے لیے گاؤ گے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ اپنے ہی انکار پر گہرا مسکرا دیا۔ جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی جائیں، اسے انسانوں کے لیے انجام نہیں دینا چاہیے۔ وہ اس کے جواب پر پرسکون مسکرائی۔ میں نے ایک عملی دیندار شخص کا ساتھ مانگا تھا جو مجھے مل گیا، میں کتنا شکر ادا کروں ربی؟ جب تک زندہ رہیں گے اس کا شکر کریں گے زارا، وہ کشار سے زیادہ آسائش میں یاد رکھنے والی ذات ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ، ان کا شکر مانتا ہے، بس عبادت کے لیے اس کے پاس فرشتوں کی فوج ہے۔ وہ اپنے بندے سے بس یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں۔ کاش عمر الوی بے نقاب ہو جائے۔ وہ بے ساختہ بولی۔ ہم کون ہوتے ہیں زارا جب اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے؟ خدا اسے ہدایت دے اور ہمیں ہدایت پر رکھے، آمین۔ وہ فوراً بولی۔ جہاز کے نیچے شہر دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کا دل بھی روشن ہو چکا تھا۔ اس کی رکی ہوئی دعائیں ربی کی صورت میں پوری ہو چکی تھی۔ اس نے صبر اور ربی نے اپنی توبہ کی جزا پا لی تھی، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا اٹکی تھی، بلکہ بہت زیادہ اٹکی تھی، کیونکہ تھوڑے سے ورڈز آگے پیچھے تھے۔ اس کو آپ آواز بند کر کے بھی
پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔